जरा सोचिए, कोई आपकी इजाजत के बिना आपके घर में घुस जाए, आपकी संपत्ति पर डाका डाल ले और आपके घर को अपना घर बना ले, तो आप क्या करेंगे? होश उड़ जाएंगे ना। इंटरनेट की दुनिया में जब ऐसी वारदातें होती हैं तो उसे हैकिंग कहते हैं। और ये हैकिंग किसी एक घर में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। देश की खुफिया जानकारी पर डाका डाला जा रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश की सुरक्षा निर्भर करती है। जहां एक और डिजिटल इंडिया के नाम पर भारत इंटरनेट की दुनिया में तेजी से अपने पैर पसार रहा है, वहीं दूसरी ओर हैकिंग की बढ़ती घटनाएं सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल भी खड़े कर रही है। देश की खुफिया जानकारी हो या फिर आम लोगों की डिटेल, सब कुछ हैकर चुरा रहे हैं और डिजिटल इंडिया की योजना को डावाडोल कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर हैकरों के निशाने पर क्यों है इंडिया? अपने 2 साल के काम पर मोदी सरकार को खूब वाहवाही मिल रही है। एक के बाद एक कई बड़ी योजनाओं से देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद बनी है कि शायद अच्छे दिन आ भी सकते हैं। इन सभी योजनाओं को कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया से जोड़ा गया है। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि डिजिटल इंडिया किस तरह से हमारी जिंदगी को आसान कर रहा है, साथ ही वो खतरे भी जो इस पूरी योजना को डामाडोल कर रहा है। डिजिटल इंडिया एक आम हिंदुस्तानी की जिंदगी को ये जितना आसान कर रहा है, उतनी ही ज्यादा चुनौतियां भी उसके सामने खड़ी हो रही हैं। पहले हम आपको ये बताते हैं कि इससे जिंदगी आसान कैसे हो रही है। करीब 1 दशक पहले रेलवे का रिजर्वेशन टिकट पाने के लिए हमें रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होता था, लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता था और भीड़ के दबाव में बगैर बिना सारे विकल्प को समझे टिकट ले लेना पड़ता था। आज वैसा नहीं है। स्मार्टफोन के जरिए रिजर्वेशन काउंटर आपके घर या कहीं आपके हाथ तक पहुंच चुका है। आप एक क्लिक के जरिए आसानी से IRCTC की साइट तक पहुंचते हैं, तसल्ली से सभी ट्रेन्स का स्टेटस समझते हैं और फिर टिकट बुक करते हैं। टिकट बुक होते ही कंफर्मेशन का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाता है और वहीं आपका टिकट भी हो जाता है। आपको किसी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं होती। आम लोगों का ये सपना डिजिटलाइजेशन के जरिए ही मुमकिन हो पाया है। यही स्थिति हवाई टिकटों के लिए भी है, पर यह तो सिर्फ टिकटों की बात हुई। चुनौतियों से मुकाबला कर लिया जाए तो डिजिटल इंडिया हमारी जिंदगी के तमाम दुश्वारियों को आसान कर सकता है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 1 जुलाई को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पूरे जोश खरोश के साथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। डिजिटल इंडिया को लेकर सरकार कितनी संजीदा है, इसकी बानगी लॉन्चिंग के मौके पर दिखी। देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मसलन रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री और विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तमाम उद्योगपतियों ने इस मौके पर डिजिटल क्रांति का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सके, इस बारे में अपने विचार रखे। सरकार ने इसके लिए 1,13,000 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा। इस कार्यक्रम के तहत सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख पंचायतों सहित 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने 2017 की डेडलाइन तय की है। 55,000 से ज्यादा पंचायतों को तो ब्रॉडबैंड से जोड़ा भी जा चुका है। लक्ष्य हासिल करने के लिए 1,70,000 IT प्रोफेशनल्स को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट स्कीम चला रही है। डिजिटल इंडिया के तहत तमाम सरकारी सेवाएं कंप्यूटरकृत की गई हैं। अब घर बैठे बैंक का काम हो जाता है, घर बैठकर शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। स्कूल कॉलेज के एडमिशन हो या शॉपिंग, सब घर बैठे डिजिटल क्रांति के जरिए कर सकते हैं। सरकार खेती किसानी और जमीन से जुड़े दस्तावेज को भी ऑनलाइन करने की कोशिश में है। अच्छी बात यह है कि किसी सरकारी विभाग से अगर कोई शिकायत आती है तो उसके लिए भी आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। आप ऑनलाइन ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या डिजिटल इंडिया की चुनौतियों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं? कुछ दिन पहले रेलवे की साइट हैक कर ली गई, जिससे मुसाफिरों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसी तरह चाइनीज हैकर्स ने दिल्ली और दूसरी जगह के नौकरशाह के पर्सनल कंप्यूटर के डेटास हैक कर लिए। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालयों के कंप्यूटर पर साइबर अटैक का मामला भी सामने आया।
कहने की जरूरत नहीं कि अगर इस तरह साइट्स हैक होंगे और साइबर अटैक होगा तो डिजिटल इंडिया का सपना धरा का धरा रह जाएगा। सवाल फिर वही कि क्या हम डिजिटल इंडिया की चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो हैकरों के निशाने पर है इंडिया और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी बात है जो पूरी डिजिटल इंडिया की जो योजना है, जो सपना है, उसमें एक बड़ी सेंध लगाता है। कई एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित कुमार, जो कि एडिटर इन चीफ हैं thehackernews.com के। मोहित, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चाहूंगा दर्शकों को आप बहुत आसान लहजे में समझाएं कि हैकिंग है क्या, किसे कहते हैं हैकिंग और क्यों डरना चाहिए इससे। राइट, हैकिंग अपने आप में बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं इस तरह समझाना चाहूँगा कि अगर आपका डेटा, चाहे वो आपका फ़ोन हो या कंप्यूटर, आपका कोई भी डेटा अनऑथराइज तरीके से अगर हैक होता है तो उसे हम अनऑथराइज कोई तरीके से उसको एक्सेस करता है, उसे हैकिंग कहते हैं। चाहे वो डेटा आपके फ़ोन में हो, आपके कंप्यूटर में हो या आपके किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर आपका अकाउंट हो, अगर वो वेबसाइट हैक होती है तो भी इनडायरेक्टली आप ही हैक होते हैं। हैकिंग का मतलब सिर्फ आपके कंप्यूटर में झांक कर उन फाइलों को देखना है या फिर वो पूरा कंट्रोल, उस कंट्रोल, रिमोटली कंट्रोल, बिल्कुल आपके कंप्यूटर्स का, आपके मोबाइल को रिमोटली कोई मिसयूज करता है, कोई कंट्रोल करता है, आपके डेटा को चोरी करता है। इसके अलावा आपके पासवर्ड्स, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स जो होते हैं, आपके लॉगिन होते हैं, बैंकिंग क्रेडेंशियल, आज की डेट में लोग कितने सारे एप्लीकेशंस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। हर एप्लीकेशन आपका कितना सारा डेटा स्टोर करती है, जैसे कि आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई, इसके अलावा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, आपका ईमेल हो गया, आपके बिजनेस ईमेल्स हो गए। तो ये जितना क्रूशियल डेटा आपके फ़ोन और आजकल कंप्यूटर्स में स्टोर है, उन सब का हैक होना और अनऑथराइज तरीके से चोरी होना, ये हैकिंग होगा। चलिए आपके पास फिर आएंगे मोहित, लेकिन एक बात दर्शकों को बता दे कि इन सारी बातचीत का मतलब क्या है, क्योंकि साल 2015 में भारतीय वेबसाइट से जुड़ी कुल 27,205 हैकिंग की वारदात हुई, जबकि 2016 के पहले 3 महीने में ही यह आंकड़ा 8,000 को पार कर चुका है, यानी औसत से कहीं ज्यादा। हैकिंग की घटना में एकाएक तेजी आई तो सरकार के भी होश फाख्ता हो गए। डिजिटल इंडिया को कामयाब बनाने से पहले इसकी चुनौतियों को दूर करना जरूरी है। आलम तो यह है कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है और हैकर्स और साइबर अटैकर्स हमारे अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। तकरीबन एक हफ्ते पहले कर्नाटक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ksp.gov.in पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक कर ली। चिंता की बात यह है कि हैकर्स ने वेबसाइट पर लिख दिया कि फैजल 1337 ने इसे हैक किया है, तुम्हारी साइबर सुरक्षा तंत्र पर लानत है। और तो और हैकर्स ने वेबसाइट पर पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा दिया और लिख दिया कि ये पाकिस्तानी हैकर्स की टीम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहने की जरूरत नहीं कि किसी राज्य की पुलिस की वेबसाइट का हैक हो जाना, वो भी पाकिस्तानी हैकर्स के द्वारा, हमारी साइबर सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। मई के पहले हफ्ते में खबर आई कि IRCTC की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है और तकरीबन 1 करोड़ कंज्यूमर्स का पर्सनल डेटा चुरा लिया गया। जाहिर है इस हैकिंग की वजह से रेलवे के साथ मुसाफिरों की भी नींद उड़ गई, क्योंकि टिकट बुक कराने के लिए लोग अपना पर्सनल डिटेल, मसलन मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह शेयर करते हैं। इसके साथ ही वो किस दिन, किस ट्रेन से और किसके साथ सफर करने वाले हैं, ये भी पता लग जाता है। चिंता की बात यह है कि सारे डिटेल एक CD में डालकर महज 15,000 रुपए में बेचे गए। IRCTC वेबसाइट के जरिए करीब 5 लाख लोग हर रोज टिकट बुक कराते हैं, इसलिए चिंता भी बड़ी है। हालांकि बाद में IRCTC ने कोई हैकिंग हुई है इससे इनकार कर दिया। 6 जून को खबर आई कि चाइनीज जासूस ग्रुप दांती ने दिल्ली और देश के टॉप नौकरशाह के कंज्यूमर्स का डेटा चुरा लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बड़े साइबर अटैक की बात तो मानी, लेकिन सुरक्षा वजहों से डिटेल शेयर करने से इनकार कर दिया। दरअसल टॉप नौकरशाह अपना पर्सनल कंप्यूटर खोलते थे तो स्क्रीन पर दांती अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और पीसी की डिटेल अपने आप गायब हो जाती है। इसी तरह मई के आखिरी में महाराष्ट्र सरकार के तमाम मंत्रालयों के 150 कंप्यूटर्स पर साइबर हमले की खबर आई। इन कंप्यूटर्स पर खतरनाक लॉकी रेमनोवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए अटैक किया गया। इस साइबर अटैक की वजह से लोग अपने ही कंप्यूटर और डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। साल 2010 में तो पाकिस्तानी हैकर्स ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया था। पाकिस्तानी हैकर्स ने CBI की साइट पर उनसे पंगा न लेने की चेतावनी दी।
साफ है कि डिजिटल इंडिया का सपना बेहद हसीन है, लेकिन उसकी सुरक्षा उससे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर हम देश के हर सिस्टम को डिजिटल इंडिया से जोड़ने का ख्वाब देखते हैं तो बेहद जरूरी है कि एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया जाए, वरना बाद में सब कुछ अगर बिखरना शुरू हुआ तो संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इस वक्त एक और मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गोविंद हैं, पूर्व सीईओ हैं निक्सी यानी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निक्सी का भी उसमें एक अहम योगदान है। डॉक्टर गोविंद, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, लोगों को भी बहुत उम्मीद है कि उनके जीने का तरीका काफी बेहतर होगा डिजिटल इंडिया के विस्तार के साथ। मेरा पहला सवाल यह है, जनवरी से मार्च 2016 के बीच में ही 8000 से ज्यादा हैकिंग की घटनाएं हुई हैं। भारतीय वेबसाइट्स हैकरों के निशाने पर क्यों हैं और हम इतने वल्नरेबल क्यों हैं? कैसे हैकिंग हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे जैसे डिजिटल इंडिया की जो महत्वपूर्ण दिशाओं के द्वारा सारे भारतीयों को डिजिटल एम्पावरमेंट का सिलसिला चल रहा है, उससे ये है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, हैकर्स भी अपनी कर्तव्य, अपनी चीजों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसका ये तरीका है कि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्षमता को बढ़ाएं, जिससे कि हमारी जो हैकिंग की जो चीजें हो रही हैं उसको हम रोक सकें। तो ये जैसे जैसे हम लोगों में जागरूकता जगाएंगे और सिस्टम्स को जागरूक रखेंगे और सिस्टम को सक्षम बनाएंगे, वैसे वैसे ये समस्याएं दूर होती जाएंगी। एक बात और बताइए कि मार्च 2015 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी सरकारी विभागों को एक निर्देश दिया था कि उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सिक्योरिटी ऑडिट होनी चाहिए। क्या उसके बाद ये ऑडिट्स हुए हैं? और अगर हुए हैं तो अब भी हैकिंग की घटनाएं बढ़ी कैसे हैं? ये ऐसा है कि ये चीजें ऐसी हैं कि देखिए, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने भी निक्सी को इतने वक्त तक हेड किया है। आपके कार्यकाल के दौरान क्या सिक्योरिटी ऑडिट्स हुए? हाँ, सिक्योरिटी ऑडिट्स हुए। हमारा निक्सी का वेबसाइट कभी भी हैक नहीं हुआ था। मैं 5 साल सीईओ रहा हूँ, तो कभी भी .in रजिस्ट्री या nixi.in रजिस्ट्री को हैकिंग नहीं हुआ था सिस्टम से। तो ये हमने उसकी पूरे सिक्योरिटी रखी थी। जो भी 2014 में आपने कहा .in हैक नहीं हुआ, 2014 में gov.in के 155 साइट्स हैक हुई, उसमें nic.in भी शामिल है। हाँ, वो रजिस्ट्री एक अलग होता है और पर्टिकुलर साइट एक अलग चीज होती है। पर्टिकुलर साइट तो किसी का भी हैक और या डिफेस कर सकते हैं। एक और डेटा आपके साथ शेयर करता हूं, सर्ट का एक डेटा है, सर्ट इन का डेटा है, जो ये कहता है पिछले साल शायद 2014 का ये है कि 26,244 इंडियन वेबसाइट हैक हुई थी, उसमें 18,403 वेबसाइट .in डोमेन की थी। तो क्या .in डोमेन जो कहीं ना कहीं निक्सी संभाल रहा है वो ज्यादा फ्रेजाइल है, ज्यादा वल्नरेबल है? नहीं, .in डोमेन निक्सी सिर्फ .in डोमेन नाम देता है, उसकी वेबसाइट की सिक्योरिटी .in रजिस्ट्री के पास नहीं होती है। किसके पास होती है? कौन जिम्मेदार होता है? हाँ, वो इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह पे जिम्मेदार होता है। जैसे gov.in को भी किसी ने अगर मिनिस्ट्री को दिया है या किसी एंटिटी को दिया है, तो ये उसका काम है उसको सिक्योर करना, ना कि gov.in के लोगों को सिक्योर करना होता है। इस पूरे सिस्टम में एफिलियास का क्या रोल होता है, जिसके साथ निक्सी का टाई अप था या है? हाँ, एफिलियास बैकएंड पे हमको सपोर्ट करता है, उसी की वजह से पूरी सिक्योरिटी हमारे वेबसाइट्स की। यानी आप कह रहे हैं कि अगर आपकी साइटों की सिक्योरिटी है तो इसके लिए एफिलियास को श्रेय आप दे रहे हैं? या और ये जो सारे हैक्स हुए हैं इसका श्रेय भी एफिलियास को जाएगा? नहीं, वो तो क्योंकि इंडिविजुअल साइट्स का इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स आर रिस्पांसिबल है उसकी अपनी अपनी साइट को सिक्योर करने के लिए। गोविंद जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि 26,000 में से अगर 18,000 .in डोमेन की साइटें हैक हो रही हैं, कहीं ना कहीं .in डोमेन को लेकर, उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल नहीं खड़े होते, और इसलिए डर भी लगता है कि जितनी भी सरकारी साइटें हैं या सरकारी विभाग है सब nic.in या gov.in पे है। सरकार से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इन्हीं वेबसाइटों पर है। हाँ, .in की gov.in कितनी है 18,000 में से, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर के पास ये .in है। ये उनके ऊपर है कि एसएमई सेक्टर है या और कोई कॉमर्शियल लोग हैं, उनके ऊपर है कि इसको कैसे वो सिक्योर करते हैं। आज हमारे यहाँ ये है कि लोग अपनी अपनी साइट को ज्यादा सिक्योर
जो जो जरूरतें होती हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, उस पर जाते नहीं है, जिसके की वजह से इसको हैक किया जाता है और इसको बिगाड़ा जाता है। चलिए private.in की अगर बात ना करें, अगर हम ये बात करें कि जो gov.in और nic.in है, हाँ, उनकी जिम्मेदारी अगर किसी विदेशी कंपनी की, एफिलियास जैसे एक विदेशी कंपनी के पास भारत सरकार की साइटों की अगर जिम्मेदारी होगी, आपको नहीं लगता है बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम? नहीं 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 नहीं, वो साइटों की जिम्मेदारी एफिलिएट के पास नहीं है। उसकी सिक्योरिटी तो की सिर्फ- जिम्मेदारी आपने कहा है। वो नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ रजिस्ट्री.in की है, जो रजिस्ट्री, जो मेन रजिस्ट्री चल रही है। जो इंडिविजुअल साइट्स एक बार डोमेन नेम दे दिया गया, वो फिर उस पर्टिकुलर साइट के लोगों की जिम्मेदारी है उसको संभालने की, वो रजिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है। चलिए डॉक्टर गोविंद, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर इतनी सारी साइटें हैक हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस विभाग को जाएगी? कहां है ये जिम्मेदारी? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसकी सिक्योरिटी को लेकर? इसकी जिम्मेदारी उन अलग अलग विभागों की, अलग अलग इंडिविजुअल्स की है जो उन साइटों को चला रहे हैं। gov.in और एक nic.in एजेंसी की बात कीजिए, जो हाँ, सरकारी ये साइट उनके है। अधिकारियों से, ये उनके अधिकारियों से पूछा जा सकता है कि उस पे कौन उस पे चला रहे हैं और क्या उसकी सिक्योरिटी है। नहीं, आप थोड़ा ये बताएं, क्या सर्ट की जिम्मेदारी होती है, NCCC की जिम्मेदारी होती है, CLFED की जिम्मेदारी होती है? कौन सा विभाग है जो इसकी सिक्योरिटी? नहीं नहीं नहीं, सर्ट की जिम्मेदारी तब होती है जब कोई साइट हैक हो जाती है, तो उसको कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाता है, कैसे उसको प्रोसेस में उसको रिवाइव किया जाता है, ना कि उसकी साइट को हमेशा वो गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आप कैसे उसको सिक्योर रखें, कैसे उसको हैकिंग से बचाएं, कैसे उसको साइबर अटैक से बचाएं, बट डे टू डे अफेयर्स में सर्ट का कोई उसमें रोल नहीं होता है। चलिए गोविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ thehackernews.com के मोहित कुमार भी, एक सवाल उनसे लेता हूं, फिर वापस आपके पास आऊंगा। मोहित, आप बताइए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में भारतीय साइटों की, जिसमें भारत सरकार की साइटें भी शामिल हैं, हमने CBI की साइटें भी देखी है कोई 2010 में, और हाल ही में एक महीने पहले कर्नाटक पुलिस की साइट हैक हुई, भारतीय एम्बेसीज जो विदेशों में उनकी 7 साइटें हैक हुई। ये हैकिंग किस तरह से, पहला दरवाजा क्या है जो खुला मिलता है इन सेंधमारों को, जिसकी वजह से हैकिंग हो रही है? देखिए, खास जैसे तौर पे मैं भारतीय सरकार की जो साइट है उनके बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर गोविंद ने बताया कि निक्सी का रोल डोमेन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने में है। वो डोमेन नेम देते हैं जैसे .gov.in और nic.in, बट उसके बाद जब ये वेबसाइट्स एक बार किसी डिपार्टमेंट को असाइन कर दी जाती हैं, तो उस वेबसाइट पर क्या अपलोड होगा, कैसी वेबसाइट होगी, उसकी प्रोग्रामिंग कौन करेगा और उसका डिज़ाइन कौन बनाएगा, ये उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो पहला दरवाजा है किसी वेबसाइट को हैक करने को लेकर, वो उस वेबसाइट की प्रोग्रामिंग और कोडिंग में कोई लूप होल होने पर डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट में जिस डेवलपर और प्रोग्रामर ने उस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, क्या उसने प्रोग्रामिंग में कोई गलती करी है, क्या उसने कोई लूप होल छोड़ा है। तो उसके लूप होल छोड़ने पर उसकी गलती से उसको नॉलेज नहीं है अगर सिक्योरिटी का, और कोई गलती रह गई है, तो ये सबसे बड़ा रास्ता होता है किसी हैकर के लिए किसी वेब सर्वर में एंटर करने के लिए। तो अगर वो एक सर्वर में बहुत इजीली एंटर कर जाता है किसी वल्नरेबिलिटी को लेकर, तो इससे और भी दूसरी वेबसाइट जो सेम सर्वर पर एग्जिस्ट करती हैं वो भी खतरे में आ जाती हैं। तो जो पहला रास्ता है वो है हमेशा वेबसाइट्स और वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने वाले। तो जैसा निक्सी के गोविंद जी ने बताया कि हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अपनी खुद की वेबसाइट बनाता है। जी डॉक्टर गोविंद, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। जरा ये बताइए कि सिक्योरिटी ऑडिट की बात मार्च 2015 में जो की गई थी, क्या ये अपने आप में फुल प्रूफ तरीका है? अगर सिक्योरिटी ऑडिट अच्छे तरीके से की जाए तो कम से कम सरकारी साइटों के संदर्भ में अगर कहें तो क्या वो सुरक्षित हो जाएंगी, उनको हैक से बचाया जा सकता है? या सिक्योरिटी ऑडिट से ये हमें पता लगता है कि अभी साइट में क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, कैसे उसको प्लग इन किया जाए। बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा कोई 15 में किया, 16 में किया, ये कंटिन्यूअस टाइमली प्रोसेस है कि हम अपनी साइट्स की वल्नरेबिलिटी को चेक करते जाएं, कोई लूप होल ना छोड़ें, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें, एंटीवायरस सिस्टम उसमें डालते रहें। मैं उम्मीद कर रहा हूं गोविंद जी, क्योंकि ये तो निर्देश पहले से रविशंकर प्रसाद जी ने, माननीय मंत्री साहब ने दिया हुआ है, तो ये विभाग सब करा रहे होंगे रेगुलर ऑडिट। हाँ, ये विभाग तो फिर ये हैक क्यों हो रही है? और अगर उसके बावजूद हैक हो रही है तो ऑडिट में प्रॉब्लम है या फिर ऑडिट के अलावा कुछ और करना होगा? ऑडिटर ने बताया भी होगा कि इसको करें, तो हो सकता है उसके प्रोसेस चल रहा होगा, क्योंकि ये सब मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, तो वो जरूर उसको रेक्टिफाई कर रहे होंगे। बट कैसे, कितना टाइम में, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, ये तो इंडिविजुअल बात बता पाएगा। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं
जिस तेजी से ये हैकिंग की वारदात बढ़ी है वो हमें कम से कम डराती भी है डिजिटल इंडिया को लेकर कि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उसके लिए हम तैयार नहीं है शायद, क्योंकि बहुत खुफिया जानकारियां देश की जो हैं बाहर जा रही हैं। कुछ एग्जाम्पल जो हमने आपको दिए थे, 26 मई 2016 को एक खबर आई कि 150 कंप्यूटर महाराष्ट्र मंत्रालय के हैक हो गए। सिर्फ हैक नहीं हुए बल्कि जब उन साइटों को एक्सेस करने की कोशिश की गई तो जिसने हैक किया उसने कोई ऐसा वायरस उसमें छोड़ा, रैंसमवेयर जिसको कह रहे हैं, कि पैसे फिरौती के लिए मांगेंगे कि अगर सरकार को अपनी साइट हैक करनी है तो पहले पैसे दो हैकरों को। इसके अलावा चाइनीज हैकरों ने 9/6/16 की एक खबर आई बाहर कि चाइनीज हैकरों ने सरकार के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के मेल का डेटा ही उड़ा दिया, जिसमें कुछ चाइनीज हैकरों का नाम, एजेंसीज का नाम सामने आया। तो इन सब के लिए यही है कि हम अपने सिस्टम को रोबस्ट बनाए रखें, सिस्टम को हमेशा अपडेट करें। या तो इन सभी इसका इंडिविजुअल केसेस को तो मैं नहीं बता सकता उसका क्या इंफॉर्मेशन है, बट मैं ये इन जनरल बातें बता सकता हूं कि कैसे इसको वल्नरेबल होने से अपग्रेड रेक्टिफाई करते रहें, एंड इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस जिससे कि ये वल्नरेबल ना रहे और हैकिंग ना हो सके। साथ ही आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर गोविंद, आपको लगता है कहीं ना कहीं निक्सी जिसको नोड्स एस्टैब्लिश करने थे भारत में, अगर नोड्स की संख्या पर्याप्त होती, क्या वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है हैकिंग की संभावना और नोड्स की संख्या भारत में कितने हैं कि अगर ट्रैफिक बाहर जा रहा है उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, उससे नहीं है ये तो क्योंकि वेबसाइट का अपना, इसकी ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ वेबसाइट का अपना खेल है कि वेबसाइट को कितना दुरुस्त, हम किसी घर को कितना सिक्योरिटी से मजबूत रखते हैं। इसके बावजूद हो सकता है बहुत सिक्योर घर में भी जिसको चोर को घुसना होता है घुस भी सकता है। उसी तरह वेबसाइट भी हम इतना अच्छा बना सकें, रोबस्ट बना सकें, और किसकी सिक्योरिटी का कोई अंत नहीं है। वो कभी भी कोई भी वल्नरेबल किसी भी टाइम हो सकता है। इसको 24 आवर्स विजिलेंस की जरूरत होती है। साथ ही एक बार मोहित वापस आपके पास आना चाहूंगा। गोविंद साहब बने रहिए हमारे साथ। मोहित, डिजिटल इंडिया के बारे में आपने भी काफी कुछ लिखा है, पढ़ा है। बिल्कुल। आपसे समझना चाहूंगा कि वो कौन से उपाय किए जाएं जिससे, क्योंकि बाकी जितने उपाय आप जिस भी विभाग से बात कर लीजिए वो कहेंगे हम सिक्योरिटी ऑडिट भी करा रहे हैं, हमारा सिस्टम बड़ा रॉबस्ट है, जब तक कि उनका हैक ना हो जाए तब तक यही कहना है। क्योंकि जब बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स के और सीबीआई तक के जब हैक हो जाते हैं, पुलिस की साइटें हैक हो जाती हैं, तब कहीं ना कहीं डर जरूर लगता है कि पता नहीं क्या क्या डेटा देश से बाहर जा रहा है। बिल्कुल। इस डर के बीच में डिजिटल इंडिया कैसे साकार होगा और क्या ये सही टाइम है, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं डिजिटल इंडिया के? देखिए, डिजिटल इंडिया का मतलब है कि आपका हर डिवाइस, आपका कंप्यूटर, आप छोटे छोटे डिवाइसेस के साथ आप ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं। डिजिटल इंडिया का मतलब है आपकी पॉकेट में आपके पास मोबाइल है, आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है, आप एक स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी का सपना का मतलब है कि आप हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होगी, आपका रेफ्रिजरेटर हो या आपकी वॉशिंग मशीन हो। जितना लोग इंटरनेट से कनेक्ट होंगे हमारी वनरेबिलिटीज़ उतनी बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजी आएगी उतनी ज़्यादा वनरेबिलिटीज़ इंक्रीज़ करेगी। तो डिजिटल इंडिया एक तरह से इसमें जो खामियां हैं, जहां पर हम सिस्टम में खामियां देखते हैं कि पॉलिसीज़ भी बनी हैं, कंप्लायंस भी बने हैं, ऑडिट्स भी हो रहे हैं, बट ये ऑडिट्स, ये पॉलिसीज़ और कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें सिर्फ 1-2-3 गिने चुने डिपार्टमेंट्स इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं। हर डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। अगर आप एनआईसी और जीओवी की बात कर रहे हैं या फिर अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये हज़ारों डिपार्टमेंट्स हैं, हज़ारों सेक्टर्स हैं और इनमें हज़ारों वेबसाइट्स हैं। आप कितना आंकड़ा आपने 7,000 वेबसाइट्स का आपने आंकड़ा बताया था, 7 से 8,000 वेबसाइट्स का। हर वेबसाइट सिक्योर होने का मतलब है हर वेबसाइट का ऑडिट होना। तो हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर अपनी वेबसाइट को ऑडिट करे, प्रॉपरली ऑडिट करवाएं, उसकी रिपोर्ट जनरेट करें, वल्नरेबिलिटी असेस करें और उसको पैच करें। बट अभी जो ऑडिट्स को लेकर पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हैं कि हर डिपार्टमेंट अपना खुद देखे। इसमें कोई भी नेशनल लेवल पर ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हर वेबसाइट, मतलब कंप्लीटली नेशनल लेवल पर जितनी भी वेबसाइट है गवर्नमेंट की एनआईसी सर्वर के ऊपर या फिर अलग अलग स्टेट्स की अपनी जो खुद की वेबसाइट्स हैं, उनको एक सिंगल लेवल पर ऑडिट किया जाए। मतलब एक सिंगल कंपनी सिंगल लेवल पर मोहित, मैं आपके पास वो सवाल लेके आता हूं जो कुछ देर पहले डॉक्टर गोविंद जी से ही पूछ रहा था, क्योंकि nic.in या gov.in जो सरकारी साइटें हैं, हाँ जी, वो .in के डोमेन पर है। हाँ। और .in की रजिस्ट्री जो है उसके लिए उन्होंने टाई अप कर रखा है एक बाहर की विदेशी कंपनी एफिलियास के साथ। राइट। आपको लगता है कि भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इसको खुद मैनेज कर सके? आखिर क्यों हमको इतने महत्वपूर्ण
संवेदनशील वेबसाइटों के लिए किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर होना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत में टैलेंट नहीं है। भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, और आईटी तो जितना बाहर वाली कंपनीज इंडियन लोगों को हायर कर रही है, प्रोग्रामर्स को, वो यहीं से सारा सोर्स जा रहा है बाहर। तो यहाँ पर टैलेंट बहुत है, ऐसा नहीं है। बस प्रॉब्लम इस बात की है, जैसा स्टार्टअप इंडिया में बात की गई कि इंडियन कंपनीज को ग्रो करने में टाइम लगता है, उनको प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिलते, उनको प्रॉपर लिंक्स नहीं मिलते कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को तो एक अच्छे लेवल पर लेकर जा पाए। ऐसा तो टैलेंट तो बहुत है इंडिया में। चलिए डॉक्टर गोविंद, आपसे सवाल है, क्या वजह है कि हमको एक फॉरेन रजिस्ट्री सर्विस कंपनी को हायर करना पड़ता है? क्या निक्सी खुद उसके लिए सक्षम नहीं थी, या कोई भारतीय कंपनी को उसमें जोड़ा जाता तो क्या वो सही नहीं था? भारतीय कंपनियों को हमने जोड़ने के प्रयास किया है और चल भी रहा है। हमने उनको कहा है कि अगर आप, जो हमारी 3 बिग कंपनीज हैं, टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस, उनको हमने आरएफपी के लिए बुलाया हुआ है और उनसे कहा है कि आप इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं तो आप करिए। जैसे कि हमारा दूसरा एक सिस्टम है NIR, नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री, जिसका सॉफ्टवेयर हमारे टीसीएस ने महाराष्ट्र ऑनलाइन के साथ डेवलप किया है, वो हमने कहीं बाहर से नहीं दिया है। तो उसी तरह इसको भी डेवलप, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसको पैरेलली डेवलप किया जा सकता है। जब ये एक सिस्टम बन जाए यहाँ का, तब हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर गोविंद है। मुझे ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं कोई इम्यूनिटी की कुछ आपने सुविधा भी दे रखी है निक्सी ने या फिलियास को, कि अगर कुछ हो भी जाता है, अगर कोई मामले में अगर कहीं कोई मुकदमा बनता है तो कोई जवाबदेही, कोई लायबिलिटी एफिलियास की नहीं होगी। ऐसा कुछ है क्या? हमें ऐसा कोई नहीं है। इंडेमनिटी बॉन्ड जो भरा जाता है, इट्स टोटली ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट है, जिसपे कि किसी को भी ये नहीं है कि उनके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोविंद आपका, और मोहित कुमार आपका भी आज हमें वक्त देने के लिए। लेकिन आखिर में सवाल यही है, हम भी चाहते हैं कि इंडिया डिजिटल इंडिया बने, भारत इंटरनेट की दुनिया में तेजी से आगे बढ़े, लेकिन ये तेज रफ्तार किस काम की अगर इसमें इतने छेद होंगे, इतनी हैकिंग की वारदात होंगी और भारत की संवेदनशील खुफिया क्लासिफाइड जानकारियां इस तरह से हैकर्स लूटते रहेंगे, डाका डालते रहेंगे। नमस्कार।